हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का ये हमारा पहला लेक्चर है। इंडियन पॉलिटी को हम एम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो भी स्टूडेंट्स जो एम लक्ष्मीकांत को पहले पढ़ चुके हैं, आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं वो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक्चुअली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टॉपिक है वो आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियन एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स लाए थे ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उस टाइम पर जो एक्ट्स हैं उसका हिस्ट्री से भी रिलेवेंस है और पॉलिटी से भी। सबसे पहले एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि पहले कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिशमेंट किया था अपना। ये जो मैप है वो है 1700 एडी का। इसमें आप देखिएगा कि जितनी भी फॉरेन इन्वेजन हुए थे, पुर्तगीज, इंग्लिश, फ्रांस, डच और डेनिश, इनकी टेरिटरी को बताया गया है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे कि पुर्तगीज जो थी उनको ग्रीन रंग से डिनोट किया गया है, दमन एंड दीव, उसके बाद गोवा। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन टेरिटरी था मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। और जो फ्रेंच था उनका मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी। ये बेसिकली ये टेरिटरी थी जहाँ पर इन्होंने अपनी एरिया कैप्चर किया था और वो वहाँ से गवर्न करते थे। ठीक है, इसका रिलेवेंस अभी एक्ट्स में आने वाला है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर हमें पढ़ना है ब्रिटिशर्स के बारे में। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी वो 3 जगह पर थी। एक थी मुंबई, दूसरी थी मद्रास और कलकत्ता। ये ऐसी टेरिटरी थी, इनको प्रेसिडेंसीज भी बोलते थे। वो बड़ा रीजन था, और धीरे धीरे इन्हीं प्रेसिडेंसीज का एक्सपेंशन हुआ। फॉर एग्जांपल जो मुंबई था, जब आपका एंग्लो मराठा वार हुआ था तो इस एरिया का एक्सपेंशन हुआ था। और जब एंग्लो मैसूर वार हुआ था तो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक्सपेंशन हुआ था। और जब आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो ये रीजन का एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, और 1857 तक एक्सपेंशन बढ़ता गया। और 1857 के बाद जब रिवोल्ट हुआ था तो 1858 एक्ट आया था। जो टेरिटरी, जितनी टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया ने कैप्चर कर ली थी उतनी टेरिटरी वो रखी थी। उसके बाद से उन्होंने टेरिटरी कैप्चर करना बंद कर दिया था। ठीक है, और बाकी जो रीजन थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे। एक फैक्ट भी था इसमें कि ऑलमोस्ट आई थिंक 54% के आसपास जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश इंडिया के पास थी, और रिमेनिंग प्रिंसली स्टेट्स के अंडर एरिया में थी। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं इंडिया को, एक प्रिंसली स्टेट और दूसरा था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इंडिया की, ये जो ब्रिटिश इंडिया थी उनकी 3 टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें बताया गया है कि कैसे 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और यहाँ पर 3 डेट्स की मेंशन किया है, 1765 और 1858 और 1947। क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट्स में, लाइक 1765 में आपका जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद आपका इलाहाबाद एग्रीमेंट हुआ था, उससे दीवानी राइट्स ब्रिटिश इंडिया को मिल गए थे। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि कैसे 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करी थी। हम नेक्स्ट अभी उसमें पढ़ेंगे एक्ट्स में। और उसके बाद 1947 में उनका जो था रूल ख़त्म हो गया था। और सेकंड पैरा में बताया है कि एम एन रॉय ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक संविधान भारत का होना चाहिए उसके बारे में सबसे पहले अपनी राय रखी थी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेसिकली अगर हम एक्ट्स की बात करें तो आपके 4 तरह के एक्ट्स थे। एक रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स एक्ट था, चार्टर एक्ट था और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था। ठीक है, ये चार चार तरह के एक्ट्स आपके आए थे। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्यों आया था? क्योंकि आपको पता होगा कि 1750 से काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर, ब्रिटिश जीत गए थे। उसके बाद आपके नवाब ऑफ अवध को हरा दिया था, बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। फिर आपका बैटल ऑफ बंडीवर्स हुआ था, डच को हराया था। उसके बाद आपके फ्रेंच लोगों को हरा दिया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। उसके बाद आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने पूरी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। जितने भी पावर्स थे उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का एक्ट बनाना का, और बोल सकते हैं कि उनका जो पावर था वो बढ़ता गया। और इस एक्ट से ये पता चला कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो रेगुलेट करें ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट्स के थ्रू। उसके बाद दूसरा, इस एक्ट्स के थ्रू ये हुआ कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या रहेंगे कंपनी के, वो बताया गया है। और तीसरा, इस एक्ट से ये पता चला कि एक सेंट्रल फाउंडेशन रख दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
और ब्रिटिश इंडिया ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो इस तरीके से इस एक्ट्स का ये एक बेसिक इंट्रो था। अब हुआ क्या था इस एक्ट्स में, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि तीन यहाँ पे जो ब्रिटिश की टेरिटरी थी, एक थी आपकी मुंबई में, एक दूसरी थी आपकी मद्रास में, और तीसरी थी आपकी बंगाल में, ठीक है। सो ये जो टेरिटरी थी, इन टेरिटरी को गवर्न करता था गवर्नर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अब क्या हुआ था इस एक्ट्स के थ्रू, जो गवर्नर की जो पावर थी, लाइक जो गवर्नर आपके बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम चेंज कर दिया। जो गवर्नर का जो नाम था, पहले बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ मुंबई। सो अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बोला गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो बेसिकली ये नाम चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक काउंसिल बनाई गई, ठीक है, एक काउंसिल बनाई गई एग्जीक्यूटिव, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया, उसमें 4 मेंबर रहे, जिसके इस तरीके से काउंसिल बनाई गई। और उसके बाद इसमें सेकेंड लाइन, जैसे कि जो मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी जो थी उसके जो गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट कर दिया। सो पहले क्या होता था 1850 से लाइक 1773 के पहले ये जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंट थे। अब इस एक्ट के बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएंगे, और इनके अंडर जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर है वो इनके सबॉर्डिनेट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि इसमें फॉर्मेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, लाइक कोई कंपनी होती है ना, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टर्म्स यूज होता है कि जो गवर्निंग बॉडी होती है कंपनी के, हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर्स होंगे ये। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे इनको इनकी पावर, इनके ऊपर कंट्रोल करने की पावर स्ट्रेंथ कर दी थी, ठीक है। कैसे करी थी कि इनको जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर, जो जो भी इनके जो अफेयर्स होंगे वो इनको रिपोर्ट करना होगा, किनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो बेसिकली देखा जाए तो इस एक्ट में 3 चीज़ें मेनली हुई थी कि पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल, उनको पावर दी गई कि आप जो हैं लाइक जो गवर्नर रहेंगे वो आपके सबॉर्डिनेट रहेंगे। दूसरा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेरन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, उसके बाद पांचवा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद हुआ था 1784। सो ये जो एक्ट आया था इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हुई थी कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको, उसके जो फंक्शन थे उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। पहला आपका था कमर्शियल और दूसरा था आपका पॉलिटिकल। ये आपका पहला कमर्शियल और पॉलिटिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दूसरा इसमें क्या हुआ था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से जो कंपनी को गवर्न करते थे, उनको मैनेज करने के लिए एक बॉडी और बनाई गई जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ज़्यादा पावर थी, तो वो इनको कंट्रोल करते थे, इनको मैनेज करते थे। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके पास एक और पावर थी कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेशन, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रेवेन्यू, ये सारे गवर्नमेंट को, ये सारे ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर सकते हैं कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि नई बॉडी बनाई गई थी 1784 एक्ट से। तो इस एक्ट्स में 2 चीज़ें हुई थी कि सिंपली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सुपरवाइज और उसको मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। सो बेसिकली इसमें 2 ही चेंजेस मेन हुए थे। उसके बाद हम बात करें 1833 एक्ट्स की। सो ये एक्ट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। ऐसा क्यों? देखो, दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसका मतलब समझिए कि जो ब्रिटिश इंडिया था, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपकी 3 टेरिटरी है, एक आपकी बम्बई प्रेसिडेंसीज है, एक आपका मद्रास और तीसरा आपका बंगाल। पहले क्या था कि गवर्नर इंडिपेंडेंट थे और वो इंडिपेंडेंटली अपने लेजिस्लेशन बनाते थे, ठीक है, उनके हिसाब से। फिर जो 1784 का जो एक्ट आया था 1773 का, तो उसमें इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ भी एक सेंट्रलाइजेशन की पावर हुई थी, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुए थे, बट यहाँ पे सब ऑर्डिनेट थे। अभी भी वो लेजिस्लेशन बना सकते थे, ठीक है, बट अभी सब ऑर्डिनेट थे। बट 1833 एक्ट में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है, टर्म्स उनको ये दे दी गई, और उनको पावर दे दी गई है कि अब से जो जितने भी प्रेसिडेंसीज रहेंगी उनको, उनके जो एक्ट्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि ये हमारे पीएम हो गए
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी रूल्स हैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद रूल बनाती थी, पर अब वो रूल्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और इन पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये एक तरीका से बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे 1861 का एक्ट, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, मतलब जो पावर इस एक्ट से ली गई थी वो पावर वापस से ही उनको, जो प्रेसिडेंसीज हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन फॉर्मेशन होगा, उनको वापस से दे दी गई, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन था, ये मतलब सबसे पीक का सेंट्रलाइजेशन था। और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी 1861 एक्ट से, वो हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें पहली चीज़ हुई थी कि इस इंटायर टेरिटरी को जो पावर गवर्न करने की पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? विलियम बेंटिक। उसके बाद इसमें जनरल पॉइंट्स हैं कि ये जैसे कि जो इट डिप्राइव्ड जो पावर थी आपकी गवर्नर मुंबई और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर थी, जैसा मैंने बताया, वो आपकी किसके पास चली गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन था, मतलब फाइनल स्टेप था टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो पुराने एक्ट लॉज थे उनको रेगुलेशन बोलेंगे, नए एक्ट्स उनको एक्ट्स बोलेंगे, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। सो इस तरीके से इसमें यही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जो चार्टर एक्ट 1833 जो है उसने अटेम्प्ट किया था कि एक ओपन कंपटीशन हो, किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए, ठीक है, एक ओपन कंपटीशन हो। पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी को गवर्न कवर करते थे, उन्होंने सहमति नहीं जताई और इसको फिर लागू नहीं किया गया, ठीक है। सो ये जो अटेम्प्ट हुआ था वो सक्सेसफुली हुआ था 1853 में। अब हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853। सो हर 20 साल में चार्टर एक्ट आए थे। एक और एक्ट था 1850 1813 वाला एक्ट, जो इसमें मेंशन नहीं है। उसमें बेसिकली दो चीज़ें हुई थी। पहला तो आपका जो है मोनोपोली ख़त्म कर दी थी इस एक्ट में। मोनोपोली इन द सेंस कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले मोनोपोली इनकी, मतलब इन्हीं के पास जो राज था ट्रेड करने का, इन्हीं के पास रूल था। और सो वो रूल आपका हटा दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिशर्स आकर ट्रेड कर सकता था, एक्सेप्ट दो चीज़ में थी कि एक तो टी और चाइना से ट्रेड, और टी का जो ट्रेड है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी सारी जो मोनोपोली है वो हटा दी गई थी। और 1833 में ये दोनों भी हटा दिया था, लाइक टी वाला ट्रेड, टी का ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड था उस वो मोनोपोली भी हटा दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। सो इस तरीके से उस 1833 एक्ट में और एक और चीज़ उसमें हुई थी कि 1 लाख रुपए, आई थिंक उसमें आपके 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन की फील्ड में। सो अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये एक्ट हम बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इस एक्ट में काफ़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे। सबसे पहले हमने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा था, जो जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसमें 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जो कि आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनकी हेल्प करने के लिए। सो अब क्या हुआ था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, इसका फंक्शन था कि आपके जो लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन और लेजिस्लेटिव का जो फंक्शन था, वो सिर्फ ये बॉडी करती थी। इसका मतलब कि पार्लियामेंट ही रूल बना रही है, पार्लियामेंट ही इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले ये काम कर रही थी। सो अब इस एक्ट से क्या हुआ कि आपके जो हमारे 3 पिलर्स होते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है कि टू मेक लॉज, और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज, ओके। सो अभी तक क्या हो रहा था कि ये दोनों काम ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रही थी, बट आफ्टर दिस एक्ट दिस बोथ फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। इसका मतलब है कि अब आपका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव बोल सकते हैं इसको, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपके रूल्स बनाएगी और इसको इम्प्लीमेंट करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको कैसे बनाया गया कि इसमें 6 एडिशनल मेंबर को ऐड किया गया, ठीक है। मतलब ये मेंबर तो रहेंगे, बट इसमें 6 मेंबर्स को और ऐड किया गया, जैसे कि हमारा आज के प्रेजेंट सिस्टम में भी है कि कुछ मेंबर लोकसभा में भी है, कुछ मेंबर राज्यसभा में भी है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तो होंगे ही, बट इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस 4 मेंबर, सो इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर वर 6 मोर मेंबर वर एडेड। और इन ये जो 6 मेंबर थे उसमें 2 मेंबर वर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जज थे आपके। और जो बाकी जो 4 मेंबर थे वो आपके लिए गए थे जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी,
लोकल प्रेसिडेंसीज जो थी मद्रास, मुंबई, बंगाल, यहाँ से लिए गए थे 4 मेंबर, ठीक है। सो इनको मिलाकर 6 मेंबर एडिशनल मेंबर हो गए थे। सो ये आपके बना ये इसके मेंबर, किसके मेंबर हो गए थे, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे 2 काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। और इस जो काउंसिल को उसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं सिमिलरली, क्योंकि मिनी पार्लियामेंट इन द सेंस कि इनका काम है रूल्स बनाना, तो रूल्स आपके पार्लियामेंट में ही बनते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव भी इसी में है, और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपके लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं, बाकी जो 6 मेंबर है वो भी इसी काउंसिल के पार्ट हैं। तो इस तरीके से इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसमें ओपन कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस किया गया है सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए। और अकॉर्डिंग टू मैकुलर रिपोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मैकुलर कमेटी कब कौन से एक्ट्स में उन्होंने अपना अपना सजेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए कि इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। एज आई सेड कि जो 6 एडिशनल मेंबर लिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 2 तो आपके जजेस हो गए और बाकी जो 4 मेंबर थे वो लोकल प्रेसिडेंसी से लिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम 3 चीज़ हमने देखी। बाद हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। सो ये एक्ट में कुछ बेसिक चेंजेस हुए थे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जिनका फॉर्मेशन हुआ था, जो टर्म्स का जो नया फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1833 एक्ट से। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे हमारे विलियम बेंटिक। अब ये जो टर्म है ये कहलाएगी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पहले कौन थे, सबसे पहले फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे कौन थे, ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सो लॉर्ड कैनिंग को अब वाइसराय बोला जाएगा। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उनको वाइसराय बोला जाएगा। उसके बाद इसमें जो डबल गवर्नमेंट है, डबल गवर्नमेंट इन द सेंस जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए अ सेपरेट बॉडी वाज फॉर्म, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों के कंपोजिशन को क्या बोला गया था, डबल गवर्नमेंट। सो ये डबल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट। कैसे कि इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया था। अब क्या हुआ था कि उन्होंने उसके बाद एक नई पोस्ट का फॉर्मेशन किया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आप बोल सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे। और ये किसके अंदर काम करेंगे, आपके इनके अंडर कौन काम करेगा, वाइसराय, ठीक है। इनके अंदर काम करेंगे वाइसराय। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनको कौन असिस्ट करेगा, एक 15 मेंबर की काउंसिल, जिसको बोला गया काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि पहले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके अंडर कौन काम करेगा, वाइसराय काम करेगा। इनकी मदद करने के लिए काउंसिल और बनाई गई जिसको बोला गया काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये यहाँ तक इस चीज़, यहाँ पर इतने चेंजेस इसमें किए गए और यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 1858। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 एंड 1948 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाला जो एक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो एक्ट्स हमारे बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर मिस्टेक हुई है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।